गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वीडियो सीरीज में, शॉर्ट वीडियो सीरीज में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो है कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। तो बेसिकली कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, इसका एम क्या था, और एम बेसिकली जब आप कुछ भी अपना डिसाइड करते हो तो उस एम को डिसाइड करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या होता है ना, क्यों उसको आप एक्वायर करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एम को, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इसका आउटकम भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक के बाद एक इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैंने जब आपको पिछले वीडियो बताए थे, पिछले लेक्चर्स मैंने आपको बताए थे, तो हम लगातार कहानी लेकर आ रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, सिविल डिसोबीडियंस से पहले भी हम पूर्ण स्वराज की जो स्वराज पार्टी आई थी उसकी हम बात कर रहे थे। उससे पहले हमने बात करी थी आपके नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की। उससे भी पहले, उसके बीच में आपके 1928 में एक साइमन कमीशन आता है। ठीक है, तो इन्हीं टाइमलाइन के आसपास, इन्हीं टाइमलाइन से कनेक्ट होती हुई स्टोरी अब आती है कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट पे। तो जरा देखते हैं इसको। तो एक कम्युनल अवार्ड जो था, बेसिकली पूना पैक्ट पहले बता देता हूं आपको। पूना पैक्ट जो था, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में साइन हुआ था। क्यों साइन हुआ था? बिकॉज ऑफ दिस कम्युनल अवार्ड, बिकॉज ऑफ दिस कम्युनल अवार्ड। ठीक है, अच्छा, इस कम्युनल अवार्ड को आप मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हो। कम्युनल अवार्ड को आप मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हो, क्योंकि जो उस समय ब्रिटिश पीएम थे, रैमजे मैकडोनल्ड, वो इस अवार्ड को लेकर आए थे। बेसिकली अवार्ड तो क्या, एक तरीके की ये पॉलिसी थी। वो इस पॉलिसी को लेकर आए थे, और लेकर आए थे आफ्टर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैंने आपको बताया था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी कमेटी बनी थी, है ना। उनमें से एक कमेटी थी लोथियन कमेटी। लोथियन कमेटी जो थी, उन्होंने रिकमेंड किया था इस कम्युनल अवार्ड को, इस पॉलिसी को। अब थोड़ा सा पीछे जाओ। मैंने आपको कल बताया था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक हुई थी फर्स्ट, एक हुई थी सेकंड, और एक हुई थी थर्ड। हमने देखा था कि कांग्रेस जो होती है सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आती है। ठीक है, और उसमें भी बस गांधी जी जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इंडिया में दलितों के नेता हैं, ठीक है, वो बार बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं दलितों को आरक्षण दो और सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज दो। मतलब उनके लिए निर्वाचन की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। मतलब एक दलित ही लीडर होना चाहिए, और वो दलितों के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। ठीक है, अ लीडर ऑफ डिप्रेस क्लास मस्ट बी इलेक्टेड बाय द डिप्रेस क्लास। ठीक है, अब ये चीज गांधी जी को वहां पर पसंद नहीं थी, तो ये कुछ समझौता वहां पर ज्यादा कर नहीं पाए और वापिस आ जाते हैं। वापिस आकर गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मैं सत्याग्रह करूंगा। मैं क्या करूंगा? सत्याग्रह वापस स्टार्ट करूंगा। बट इस टाइम उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो पहले मिला था, और ये अरेस्ट हो जाते हैं। चलो, तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश गवर्नमेंट रैमजे मैकडोनल्ड की लीडरशिप में इस पॉलिसी को लेकर आती है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि, और क्यों लाती है, जिससे जो बहुत सारी रिलीजियस और सोशल कम्युनिटीज है इंडिया में, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज लेकर आए, है ना। इलेक्टोरेट कॉलेज मैंने आपको बता ही दिया क्या ये टर्म होती है और क्या इसका एक्सप्लेनेशन होता है। लेट अस सपोज कि एक इलेक्टोरेट कॉलेज मुस्लिम्स के लिए है, उसका मतलब ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी ही अपने लीडर का चुनाव करेगी। मींस लीडर विल बी अ मुस्लिम। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज का आपको क्लियर होना चाहिए यहां पर। ठीक है, और ये किसके लिए है? रिलीजियस एंड सोशल कम्युनिटीज के लिए। ऐसा नहीं कि केवल और केवल डिप्रेस क्लास के लिए था, रिलीजियस एंड सोशल कम्युनिटीज के लिए था। डिप्रेस क्लास का तो इशू बहुत ज्यादा इसमें बड़ा हो गया था। वो कैसे हो गया था मैं आपको बताता हूं।
तो यहाँ पर गांधी जी अपना वापस आकर सीडीएम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको रिज्यूम करते हैं, बट इनको सीधे लंदन से इंडिया पहुंचते ही गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। टॉप लीडर्स जो होते हैं कांग्रेस के वो भी अरेस्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो कांग्रेस को दोबारा से बैन कर देती है। कांग्रेस को क्या कर देती है? बैन कर देती है। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं एंड गांधी जी क्लेम करते हैं दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द इंडियन मासेस। ये हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस, इसलिए इसको आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दो। बट ब्रिटिश डिनाइड। ब्रिटिश कहते हैं कि वी कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर जस्टिस पार्टी भी है, यूनियनिस्ट पार्टी भी है, और भी अदर पार्टीज है इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, हम सबको इक्वल वेटेज दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर कांग्रेस वापस से बैन हो जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कर क्या रही है कि उन्हें भी पता है कि कांग्रेस एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मासेस को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम डायरेक्ट इसी को बैन करेंगे, इसी के अगेंस्ट लॉज बना देंगे, तो लोग डरेंगे इसमें शामिल होने से, और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द फिलॉसफी ऑफ द ब्रिटिश। तो यहाँ पर अब गांधी जी जब अरेस्ट हो गए हैं, और कम्युनल अवार्ड ये डिक्लेयर करता है कि जो डिप्रेस क्लासेस है इनको भी माइनॉरिटीज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट इनको दे दिया जाएगा। नाउ डिप्रेस क्लास मैं आपको बताता हूं, जैसे कि जो ऑब्वियसली जो दलित थे, ठीक है, डिप्रेस क्लास मतलब जो दलित थे। तो ब्रिटिश यहां पर कर क्या रहे हैं? डिवाइड एंड रूल। पहले आपने हिंदू मुसलमान को डिवाइड किया, नाउ आप कास्ट में से भी अलग अलग लोगों को तोड़ रहे हो। ठीक है, यू आर अपर क्लास, यू आर ए लोअर क्लास, है ना, मिडिल क्लास हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर आते हैं, और इसको सारे जो इंडियन नेशनलिस्ट होते हैं वो अपोज करते हैं। ठीक है, कि एक बार बट लिया और कितनी बार बटेंगे। ठीक है, यहां पर गांधी देखते हैं कि ये पूरा का पूरा अटैक इंडियन यूनिटी पर हो रहा है। ठीक है, वो मैंने आपको सारा अभी एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर आप देखोगे कि गांधी की फिलॉसफी ये थी कि अगर आपने डिप्रेस्ड क्लास जो है, इसको अगर मान लिया कि ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है, तो अनटचेबिलिटी का जो मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा। फुट हो गया। अनटचेबिलिटी का मुद्दा जो है वो जिस तरीके से हम लेके जाना चाहते हैं उस तरीके से नहीं जा पाएगा। वास्तव में ये डिप्रेस क्लास जो थी ये बेसिकली अनटचेबल लोग थे, और ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक सोशल प्रॉब्लम थी इंडिया की जो एंशिएंट टाइम से होती जा रही थी। ठीक है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, है ना, कि कुछ लोगों का मंदिर में घुसना बैन हो रखा है, कुछ लोग जो है वो घाट्स को यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर कास्ट एंड बिकॉज ऑफ देयर क्लास इन विच दे आर बॉर्न। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम केवल उसी समय की नहीं थी, ये तो एंशिएंट टाइम से ये प्रॉब्लम चलती आ रही थी इंडिया में। कास्ट की, लोअर कास्ट के जो प्रॉब्लम था वो एंशिएंट टाइम से इंडिया में चलता आ रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल नहीं थी, ये एक सोशल प्रॉब्लम थी, ये एक सोशल प्रॉब्लम थी। सोशल प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम टाइम पर आप लेजिस्लेशंस के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम तभी खत्म होती है जब सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, और सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में टाइम लगता है, और उसे प्रोग्रेस करवाने के लिए इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, लंबे समय के इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉरी की बात करें, दहेज की बात करें, तो दहेज वाला जो एक्ट है वो बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, बट इतने साल पहले जो एक्ट बनाया उससे भी आज भी डॉरी की जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो खत्म नहीं हुई है, आए दिन केस होते हैं, और ये तब तक होंगे जब तक एज अ सोसाइटी हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी का विजन ठीक था। एक तो ये था कि एक सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है।
इसको आप सोसाइटी को ही ग्रो करा के ठीक करा सकते हो। और दूसरा, गांधी जी का ये मानना था कि जो अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है, वो है हिंदूज की, अभी मेजॉरिटी वो है हिंदू कम्युनिटी की। और अगर आपने अनटचेबल्स को अलग ही पॉलिटिकल एंटिटी बना दिया बाय प्रोवाइडिंग देम अ सेपरेट इलेक्टोरेट, उनको एक अलग से निर्वाचन मंडल दे करके आपने एक अलग से क्लास बना दिया, तो हिंदू कम्युनिटी जो है वो ही अपने आप में टूट जाएगी। ठीक है, अपने आप में पूरी तरह से टूट जाएगी, हिंदू ही अपने आप में बहुत सारी चीजों में बट जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को अपोज करने के लिए ऑब्वियसली गांधी जी को अरेस्ट पहले कर लिया गया था और उनको पुणे की यरवदा जेल में रखा था। तो यरवदा जेल में गांधी डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं आमरण अनशन करूंगा, आई विल फास्ट अनटू अप टू डेथ। ठीक है, मरने तक मैं अनशन करूंगा। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज आ जाता है जेल के बाहर कि गांधी जी मरने तक हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे। और ब्रिटिश अथॉरिटी पे भी ये एक प्रेशर आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर गांधी जो हैं ये कोई एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है। ठीक है, गांधी जी ने जो पॉलिटिकल लीडरशिप ली थी, जैसे आपके चंपारण था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, या फिर आपके नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यहाँ पर गांधी एक पॉलिटिकल लीडर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे गांधी लीड कर रहे हैं और एक पॉलिटिशियन का काम कर रहे हैं। बट यहां पर ये जो मुद्दा है डिप्रेस क्लास का, दिस इज नॉट पॉलिटिकल एज पर गांधी। तो यहां पर गांधी एक सोशल वर्कर की तरह काम करेंगे। बट आना तो प्रेशर ब्रिटिश अथॉरिटी पर है। ठीक है, अगर गांधी मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली देश में दंगा होने की संभावना उस टाइम थी। गांधी का स्टेचर उस टाइम बहुत बड़ा था। ठीक है, लोग काफी बिलीव करते थे। तो यहां पर जो लीडर्स, जो दलित लीडर्स थे, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो मुद्दा था अनटचेबिलिटी का, ये पॉलिटिकल नहीं था एज पर गांधी। ये कैसा मुद्दा था? सोशल। ठीक है, ये कैसा मुद्दा था? सोशल। अगर इनको पॉलिटिकल आइडेंटिटी देते हैं तो हिंदू कम्युनिटी टूट सकती है। आमरण अनशन की बात करते हैं यहां पर। अब ये जो दलित लीडर्स थे इंडिया में, जिनमें सबसे बड़े थे बी आर अंबेडकर, वो तो यही चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज हो फ्रॉम डे वन, और उसकी वकालत करके आए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये कहते हैं कि नहीं, ये तो गांधी जो है पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये करके दिखाओ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। है ना, ये एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल हो गया। तो यहां पर ऑब्वियसली, बट यहां पर जो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया, तो हवा इनके पक्ष में नहीं थी, इनके फेवर में सिचुएशन नहीं आती, क्योंकि मैक्सिमम लोग वर इन फेवर ऑन, मैक्सिमम पीपल वर इन फेवर ऑफ गांधी जी। अब यहां पर गांधी जी ये बात अपनी क्लियर कर देते हैं कि यहां पर अगर हमने इस 1932 के कम्युनल अवार्ड, इसको हटा दिया, इसको स्क्रैप करा दिया, तो अनटचेबिलिटी को हटाने की तरफ से, है ना, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए हमारा ये पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। मतलब ये तो जस्ट पहला स्टेप होगा, इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर बात गांधी जी कह रहे हैं अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, गांधी ये नहीं कह रहे कास्ट ही नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का ये मानना था कास्ट इज अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदू कम्युनिटी।
हिंदू समुदाय का एक हिस्सा है जाति, उसमें कोई बुराई नहीं है। ना गांधी जी को उससे प्रॉब्लम थी, गांधी जी को उस प्रैक्टिस से प्रॉब्लम थी कि आप ये छुआछूत क्यों करते हैं, राइट। आप बेसिकली जो है भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, तो फिर छुआछूत किस बात की, ठीक है। ये तो एक ह्यूमन की बनाई हुई प्रैक्टिस है, अनटचेबिलिटी। तो गांधी नेवर सेड कि आई एम अगेंस्ट कास्ट, कि कास्ट होनी चाहिए। गांधी को कास्ट से प्रॉब्लम नहीं थी। बट अंबेडकर जो थे वो कहते थे कि आई डू नॉट इवन बिलीव इन कास्ट सिस्टम, और हिंदू कम्युनिटी के कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। वो कहते थे कास्ट नाम की चीज ही खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। गांधी ऐसा नहीं मानते थे, ठीक है, क्योंकि जो चीज एंशियंट टाइम से चलती आ रही है वो आगे चलेगी, और उसको खत्म होने में कोई ऐसा नहीं कि एकदम से कानून आया और वो खत्म हो गई, है ना, समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो गांधी उस पर फोकस कर ही नहीं रहे, गांधी तो इस प्रैक्टिस पर ही फोकस कर रहे, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है, ठीक है। तो यहां पर गांधी जी का जो विजन होता है ये ज्यादा सोशल होता है, पॉलिटिकल नहीं होता है, ठीक है। हिज विजन वाज सोशल। तो यहां पर अब पूना पैक्ट होता है। ये जो पूना पैक्ट था ये बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच होता है। बी आर अंबेडकर को बेसिकली कुछ जो लीडर्स थे वो मनाते हैं कि नहीं सर आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। गांधी जी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उनकी डिमांड भी वाजिब है, तो क्यों ना आप एक समझौते पर आओ, टेबल पर बात करो, ठीक है। और आप दोनों की जो मिक्सअप जो डिमांड है वो ब्रिटिश अथॉरिटी के पास जाए, फिर देखते हैं वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू जो थे उन्होंने एक मीडिएटर का काम किया, मध्यस्थता करवाई कि गांधी और अंबेडकर साथ आए। तो 24 सितंबर 1932 को दोनों साथ आते हैं, जिसे आप पूना पैक्ट कहते हैं। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे? टर्म्स ये थे कि जो डिप्रेस क्लास के लिए आपने जो 71 सीट्स रिजर्व की है, किसने? कम्युनल अवार्ड ने। किसने करी है? कम्युनल अवार्ड ने। ये जो 71 सीट्स जो थी ये कम्युनल अवार्ड ने दी थी, ठीक है। आप इसको बढ़ा के 148 कर दीजिए। गांधी जी सिंपल बात ये बोल रहे थे कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है जिससे कि लोअर कास्ट सुधर सके, ऊपर आ सके, तो दीजिए, ठीक है। आप रिजर्वेशन दीजिए, बट उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज देकर के एक अलग से पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं दोगे, ठीक है। रिजर्वेशन देना है दो, बट अलग से मैं उन्हें पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं दिलवाने दूंगा। दूसरा, 90% टोटल सीट्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्चुअल में ये जो सीट्स की जो मैं बात कर रहा था ये प्रोविंशियल काउंसिल्स की थी, ठीक है। ये जो 71 सीट्स जो थी 71, ये जो 71 सीट्स से आप 148 सीट्स तक आ रहे हो, ये है आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। इतनी सीट्स का थे कि इतनी सीट्स इनको रिजर्व रखो। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो एक ही होती थी उसमें टोटल सीट की 19 सीट्स आप क्या कर दो? रिजर्व कर दो। मतलब ही वाज इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन बट वाज नॉट इन फेवर ऑफ एंड सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज। मैं बार बार इन चीजों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं, बट व्हेन यू विल स्टडी, है ना, जब किसी बुक के थ्रू आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपको इलेक्टोरेट कॉलेज, रिजर्वेशन, ये आपको कंफ्यूज करती है, इसलिए बार बार इन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं सीधा ही यहाँ प्रोविजंस पे आकर के 5 मिनट में वीडियो खत्म कर सकता था। यू मस्ट नो द बैकग्राउंड, यू मस्ट नो द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर दूसरा इन्होंने प्रोविजन बनाया कि जितने भी जो प्रोविंसेस हैं उन सब में जो आप पैसा देते हो उसमें एडिशनल पैसा आप दोगे उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहां पर जो डिप्रेस क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए वो पैसा यूज आ सके। समझे नहीं? देखो दोबारा, जैसे मान लो ये कोई एजुकेशनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है मान लो, ठीक है। इधर सब तरीके के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर लेट अस सपोज कि अपर क्लास के भी हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे 70 हैं अपर क्लास के,
और मान लो डिप्रेस्ड क्लास जो है उसके 30 है। दोनों में डिफरेंस है क्या? इनको यहां तक आने में दिक्कत नहीं हुई, कॉलेज में सारी फैसिलिटी घर वालों ने दी, ठीक है, इजीली एडमिशन हो गया, आ गए। बट इनको यहां तक पहुंचने में दिक्कत हुई, क्या पता 30 की जगह 45 आ जाते, बाकी के 15 कहाँ गए? तो ऑब्वियसली एक निचले स्तर पर ये जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, वहां पर गवर्नमेंट अलग से पैसा दे जिसको इन लोगों के लिए यूज में किया लाया जा सके, जिनके इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। तो गांधी जी ने सिंपल सी बात क्या कही कि आप रिजर्वेशन दे दो, एक्स्ट्रा पैसा लगा लो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, बट सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज नहीं मिलेगा। चलिए, तो यहां पर ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ये ब्रिटिश अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेती है और कम्युनल अवार्ड में अमेंडमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई क्या? नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं हुई। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व नहीं हुई। कि जो ब्रिटिश थे उनका जो डिवाइड एंड रूल का जो माइंडसेट था, उसको तो वो इंप्लीमेंट कर ही चुके थे। अब चाहे कितने अमेंडमेंट करा लो, एक बार तो आपने एक लीडर ऐसा बना ही दिया, एक कंडीशन ऐसी बना ही दी जहां पर आपने एक माइंड में डाल दिया लोगों के कि रिजर्वेशन तो जरूरी है, दिस इज द नेसेसिटी, सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज तो जरूरी है, दिस इज द नेसेसिटी। वो बात अलग है, गांधी जी आ गए बीच में, उन्होंने चीजें अटका दी एज पर द ब्रिटिश अथॉरिटी, बट दिस वॉज नीडेड, ठीक है। तो यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो अब इसके बाद गांधी जी जो थे वो पॉलिटिक्स जो थी, एक्टिव पॉलिटिक्स जो थी, उसको छोड़ देते हैं और एक सोशल वर्कर की तरह काम करते हैं, ठीक है। सोशल वर्कर की तरह काम करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स करते हैं। किसके लिए? अनटचेबिलिटी के लिए, कि इसको हटाना है। तो उस बीच बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं, देखो कि जहां पर गांधी जाते थे तो ऑब्वियसली अपर क्लास के लोग जो थे, कई बार उन पर उनकी कार पे बॉम्ब भी फेंका था, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो कभी एग्जाम में आपसे इतनी पूछी नहीं जाती। पूछा क्या जाता है इसके बाद की जो इवेंट थी, इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो टाइमलाइन आती है, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह सब अलाइन है एक दूसरे से। तो जो टाइमलाइन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की आती है, वहां पर जो इंडियन सेक्रेटरी होते हैं सैमुअल होर, वो एक वाइट पेपर पेश करते हैं और वो वाइट पेपर ही आगे जाकर बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इससे भी पहले एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट आता है, वो होता है गांधी वर्सेस अंबेडकर। कि गांधी और अंबेडकर के जो माइंडसेट था, जो इनकी आइडियोलॉजीज थी, उनमें फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या क्या थे। वी विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर, राइट। अभी तक के लिए आप इसको याद रखेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो भी आपके पास सोर्सेज है उनसे एक बार रीडिंग करेंगे, ठीक है। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स, let's kindly subscribe and stay tuned. Thank you.